नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं नया सवेरा। बिल्कुल, नया सवेरा में हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां, आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे खेल जगत में भी, सेहत की भी आपकी बात करेंगे। बिल्कुल, बात करेंगे टेक टॉक, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, हर वो बात जो आपके दिन को खास बनाने वाली है। मैं हूं शहला रिगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। सुप्रभात शहला, सुप्रभात हमारे सभी नया सवेरा के दर्शकों को। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। आज रात ओंकार मंत्रोच्चारण में लेंगे भाग, ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। अट्ठाईस जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 13 फरवरी तक चलेगा पहला चरण, दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। ईरान में तेज हुए विरोध प्रदर्शन, अब तक 62 लोगों की मौत। इंटरनेट सेवाएं ठप, दूरसंचार ठप। खामेनी ने प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने से किया इनकार। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान। महिला हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसजी पाइपर्स के सामने होगी शाही बंगाल टाइगर्स की चुनौती। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज रात वहां ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और इसके साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ने आक्रमणों और विध्वंसों के बावजूद सनातनी आस्था को जीवित रखा। यही वो स्थल है जहां महादेव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया। विदेशी आक्रमणों के बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आस्था कभी नहीं टूटी। और आज हम स्वाभिमान पर्व मनाते हैं, जो कि अडिग विश्वास और भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसकी प्रतीक है, उसकी बानगी प्रस्तुत करती है। सोमनाथ क्यों कहा जाता है? वेरावल और गुजरात का पश्चिमी सिरा, ये है पवित्र प्रभास क्षेत्र, अरब सागर के किनारे स्थित, और यही है सोमनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में सोमनाथ की महिमा का वर्णन है। ये वो स्थल है जहां देवादिदेव महादेव ने चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर। शिवलिंग की स्थापना की जाती है
और वह मानव निर्मित है, लेकिन ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होता है। देश में 12 स्थान ऐसे हैं जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दक्षिणी ध्रुव तक 1 इंच जमीन नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई द्वीप, देश या इंच भर जमीन का टुकड़ा नहीं है। भौगोलिक रूप से सोमनाथ से एक सीधी रेखा दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यह भारतीय ज्ञान और उसकी परंपरा का अमिट साक्ष्य है। सोमनाथ स्थित बाण स्तंभ इसकी पुष्टि करता है। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ की महिमा और इसकी कीर्ति विश्व विख्यात थी। प्रमुख समुद्री मार्ग पर होने की वजह से ये विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर हमेशा से रहा। सबसे ज्यादा विध्वंस महमूद गजनवी ने साल 1026 में किया था। मंदिर तोड़ा, श्रद्धालुओं की हत्या की, ज्योतिर्लिंग खंडित किया। लूटपाट और दमन का यह चक्र जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ पर कुल 17 बार हमले हुए, जिनमें से 6 बड़े हमले शामिल हैं। सनातनी आस्था का जीवंत प्रतीक। आतिताइयों के जुल्म के आगे सनातनी आस्था कभी नहीं टूटी और न ही झुकी। हजारों साल के अत्याचार को भारत ने अपने अडिग विश्वास से पराजित किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट, चूड़ासमा राजा महिपाल, राजा भीमदेव, राजा भोज, अहिल्याबाई और स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। स्वाभिमान पर्व। आतिताइयों की हार सनातनी परंपरा के विजय का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम होंगे जो सहिष्णु भारत, लोगों के धैर्य और अजेय स्वाभिमान का गौरव गान करेगा। और सोमनाथ से ही हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, अभी ये रिपोर्ट हमने देखी जो कि सनातनी परंपरा और सोमनाथ के महत्ता को जो है दर्शा रही थी। प्रधानमंत्री का आज का ये दौरा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो। निश्चित तौर से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी मैं दृश्य दिखाऊंगा यहाँ के कैसे लोग हर्ष से उत्साहित हैं, कैसे यहाँ का ये मंदिर प्रांगण प्रतिदिन सहस्राब्दियों से, हजारों श्रद्धालुओं से तो काना यहाँ पे लगा ही रहता है। लेकिन आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस मंदिर प्रांगण में 1000 वर्ष के बाद हमारे जो स्वाभिमान पर, हमारे जो अभिमान पर, हमारे जो परंपरा पर, जो हमारी संस्कृति पर जो आघात हुआ था और उस आघात के बाद कैसे हमने उसको स्वाभिमान के रूप में, सशक्त रूप में पूरी दुनिया के सामने हर बार और ज़्यादा मजबूत रूप में उसे स्थापित किया। सोमनाथ उसी का पर्याय है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी बात का पर्याय है कि कैसे प्रहार पर पुनरुद्धार का, प्रहार पर पुनर्निर्माण का की विजय होती है। कैसे विध्वंसकारी मानसिकताएं जो हैं उस विध्वंसकारी मानसिकताओं के विध्वंस का पर्याय है सोमनाथ। और किस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर लोग साक्षी बनने के लिए आज आतुर हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे शाम में, यहाँ पर 8 तारीख से 11 तारीख तक जो ये आयोजन चल रहे हैं इसमें अखंड ओंकार पाठ चल रहा है 72 घंटों का। उसका आज उद्यापन होना है। उस उद्यापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। यहाँ पर अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ पर कल जो है शौर्य यात्रा निकलेगी। शौर्य यात्रा उन लोगों के लिए समर्पित है जो कि जिन्होंने असंख्य बलिदान, जो अजस्र हमारी अटूट श्रद्धा का ये केंद्र रहा है, तो सहस्त्र बलिदान भी इस आस्था के केंद्र के लिए हुए हैं।
तो उन बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए, उन शहीदों के लिए, उन वीर पुरुषों के लिए जिन्होंने इस सोमनाथ के स्वाभिमान के प्रतीक को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व होम किया, उनके सम्मान में वो यात्रा निकाली जाएगी। तो शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा, शौर्य सभा का आयोजन होगा, शौर्य सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा। ये कार्यक्रम कल होंगे। आज यहाँ पर अखंड ओंकार पाठ जो 8 तारीख से चल रहा है उसका उद्यापन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य विद्वज्जन और जो अन्य जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कहीं ना कहीं हमारे उन सहस्राब्दियों के प्रयासों का परिणाम है। 1000 वर्ष के जो सांस्कृतिक संघर्ष, अलग अलग हमारे आस्था के प्रतीकों पर प्रहार करने का जो कोशिश थी, उस पर किस तरीके से पुनर्निर्माण और पुनर्सर्जन का कि हमारी नियति है और यही हमारी संस्कृति है, उसका प्रतीक है। और उसी का ये महोत्सव है कि किस तरीके से क्रूरता पर करुणा का, किस तरीके से बर्बरता पर सत्य का, किस तरीके से हिंसा पर अहिंसा का, किस तरीके से पशुता पर मानवता का विजय होता है और उसी पशुता पर मानवता पर के विजय का, उसी क्रूरता पर करुणा के विजय का ये महोत्सव है। और निश्चित तौर से आत्मचिंतन का भी समय है कि वो मानसिकता जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद भी भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों, आस्था के केंद्रों को अनेक संकल्पनाओं और अनेक गर्हित राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के तहत उनको कहीं ना कहीं नेपथ्य में या पीछे धकेल देने की कोशिश थी, उन मानसिकताओं के भी पददलित होने का सोमनाथ सीधा सीधा पर्याय है कि जहां पर यहाँ पर हमारे स्वाभिमान के प्रतीक भगवान शंकर के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया 1951 में सरदार पटेल द्वारा। और उसके बाद चाहे अगर देखें तो लंबे समय तक चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहे हों या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस पूरे क्षेत्र का उन्होंने कायाकल्प किया। शाला अश्विनी, देखिए ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। करोड़ों करोड़ आस्था का केंद्र है ये पवित्र तीर्थ स्थल, और ना केवल ये स्वाभिमान पर्व आज की गाथा लिख रहा है बल्कि भविष्य के गर्व की गाथा भी आज लिखी जा रही है। निश्चित तौर से सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यहाँ एक और आयाम जुड़ता है, सत्यम शिवम सुंदरम स्वाभिमानम। हमारे स्वाभिमान का अगर सत्य शिव है और शिव सुंदर है तो सबसे सुंदर स्वरूप हमारे शिव का जो है वो स्वाभिमान का प्रतीक है। ये सोमनाथ का मंदिर जो कि हजारों सहस्राब्दियों से अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण के आगमन की यहाँ धरती है, भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग की धरती है, यदुवंशियों के यहाँ शासन की ये धरती है। अनेक पुराणों में, शिव पुराण से लेकर महाभारत और अन्य काल में इस मंदिर के प्रमाण रहे हैं। तो सहस्राब्दियों से, युगों युगों से ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक रहा, हमारी आस्था का केंद्र रहा। और जैसा आप कह रही हैं कि ये इतिहास बनते सोमनाथ मंदिर ने देखा है, इतिहास का साक्षी सोमनाथ मंदिर रहा है। और इसी सोमनाथ मंदिर परिसर में नया इतिहास भी लिखा गया 1951 में। सोमनाथ यात्रा भी जब यहाँ से अयोध्या तक की निकाली गई, जो कि भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया प्रस्थान बिंदु, नया केंद्र बिंदु माना जा सकता है, जब सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा हुई और वो सारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अध्याय की नई शुरुआत हुई। और देखें तो जिस तरीके से हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक केंद्रों को नए आधुनिक कलेवर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का मणिकांचन सहयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे हम विकास भी और विरासत भी दोनों को समेटे हुए नया अध्याय लिख रहे हैं। और उसी नए अध्याय के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये स्वाभिमान पर्व है। अश्विनी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का और भी क्या कुछ कार्यक्रम है, कि कितना व्यस्त दौरा प्रधानमंत्री का ये रहने वाला है, क्योंकि कई विकासात्मक कार्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। जी, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को आज शाम यहाँ पर पहुंचेंगे। वो लगभग 5 से 6 बजे के बीच में, 8 बजे के आसपास इसी मंदिर परिसर में जो अखंड 72 घंटों का पाठ चल रहा है, उस पाठ में वो शामिल होंगे। हजारों की संख्या में जो वटुक हैं, हजारों की संख्या में जो वेद पाठी बच्चे हैं, वो अखंड पाठ कर रहे हैं, ओंकार नाम के जप का कर रहे हैं। उसका उद्यापन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साक्षी होंगे, उसके सहभागी बनेंगे। उसके बाद इसी मंदिर परिसर में सोमनाथ मंदिर के उत्थान और पुनर्निर्माण से जुड़े हुए एक ड्रोन
अंशों को भी देखेंगे। पौराणिकता और आध्यात्मिकता का उसमें, आधुनिकता का और तकनीक का उसमें अद्भुत संयोग भी दिखेगा। और कल के जो कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम ये है कि 108 अश्वरोहियों के साथ पूरी की पूरी शौर्य यात्रा निकलेगी। वो शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में संत महात्मा शामिल होंगे और वो शौर्य यात्रा समर्पित होगी उन हुतात्माओं के लिए, शहीदों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान सोमनाथ के अखंड स्वरूप को बनाए रखने के लिए, अटूट स्वरूप को बनाए रखने के लिए किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर राजकोट प्रस्थान करेंगे और आने वाले दिनों में उनके राजकोट और अहमदाबाद के कार्यक्रम है। शाहला जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये पर्व है स्वाभिमान का, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व निश्चित तौर पर करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है और हम सभी को गर्व महसूस करा रहा है। बिल्कुल गर्व महसूस करा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की। जी हाँ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, साथ ही युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रतिभागी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 10 विषयों पर आधारित चर्चाओं में हिस्सा लेंगे, जो जाने माने डोमेन विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनर्स और सार्वजनिक नेताओं के मार्गदर्शन में होंगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप समाधान उन्मुख चर्चाओं, व्यवहारिक जानकारियों और कार्यवाही योग्य सिफारिशों को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ विकसित भारत प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्रालयों की पहलों को दिखाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, नवाचार और संस्कृति में अवसरों की जानकारी दी जाएगी। साथ साथ विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 भारत की विकास यात्रा में युवाओं को केंद्रीय हितधारक के रूप में मजबूत करता है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जहां पर स्मार्ट और सतत कृषि के जरिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा, साथ ही साथ कैसे हम भारत की विकास यात्रा को अलग अलग पड़ाव के साथ पार करेंगे, उस पर जोर दिया जाएगा। सतत और ग्रीन विकसित भारत का निर्माण कैसे हो, इस पर भी केंद्रित है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। बिल्कुल, विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए एक वर्कफोर्स किस प्रकार से तैयार की जाए, उस पर बात होगी। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कहीं ना कहीं युवा शक्ति का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इस पर विशेष जोर है। युवा राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों से जानकारी और मेंटरशिप भी हासिल करेंगे। प्रतिभागी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विषयों पर आधारित चर्चाओं में भाग लेंगे। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग शुरू हो चुका है और बेहद महत्वपूर्ण ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, क्योंकि यहां पर युवा शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रतिभागी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर बात होगी। प्रतिभाओं को निखारने पर केंद्रित है ये पूरा कार्यक्रम। जिस तरह से नए विचारों को मंच प्रदान किया जाए, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के माध्यम से देश के जितने युवा हैं वो किस तरह से अपने विचारों को, नवाचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी पर किस तरह से जुड़ते हुए वो ये तमाम भारत की विकसित भारत यात्रा को पार करने में अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर केंद्रित है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। विश्व पुस्तक मेला 2026 में लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से, आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2026, प्रवेश निःशुल्क। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा मंच जहां पर देश के युवा जुड़ेंगे और अपने अपने विचारों से अवगत कराएंगे। संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, किस तरह से भारत की जो युवा शक्ति है वो राष्ट्र की समृद्धि में अपना किस तरह से योगदान दे सकती है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन ये मंच है। निश्चित तौर पर अगर बात करें संध्या की विकसित भारत में किस तरह की युवाओं की भूमिका रहने वाली है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत किस तरह से विकसित होगा, और तो उसमें युवाओं की किस तरह से योगदान रहेगा और किस तरह से युवा आगे बढ़कर अपनी भूमिका इसमें रखेंगे, तो उसको लेकर ये 3 दिवसीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा NSA अजीत डोभाल रहने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि जितने भी यूथ है वो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में किस तरह से युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी, उसको लेकर कई सेशन होने वाले हैं। और इन सेशन में अलग अलग विषय तय किए गए हैं जिसमें विकसित भारत 2047 में किस तरह से युवाओं की भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा स्मार्ट और सतत कृषि के जरिए उत्पादन किस तरह से बढ़ेगा, युवाओं को किस तरह से मतलब आगे आके अपनी भूमिका को तलाशना है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से ही भारत जो है युवाओं का देश माना जाता रहा है और युवाओं की भूमिका हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी रही है। और जिस तरह से 2047 के विजन की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें युवाओं की ही बात करते हैं। तो युवाओं को पूरे देश से आकर यहाँ पर एक बड़ा मंच मिला है। 3 दिन तक मंथन होगा और उस मंथन के बाद जो उसका ब्लूप्रिंट होगा वो अलग अलग मंत्रालयों में भेजने की योजनाएं हैं और उन युवाओं के विचारों को उन मंत्रालयों के साथ साझा करना है जिससे आगे आने वाले समय में उस तरह की तस्वीर हमें दिखे और उस तरह से विकसित भारत जो यंग लीडर्स डायलॉग्स हैं, यानी कि हमारे यूथ के जो लीडर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं देश के लिए और देश के विकास में किस तरह से अपनी भूमिका को तय करते हैं, उसका एक बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। अलग अलग सेशन में वो उन मुद्दों को और तथ्यों को रखेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है यूथ के लिए कि आने वाले समय में उनकी भूमिका कैसी होगी। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा सकता है। अमरेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि भारत युवाओं का देश है और ये जो युवा शक्ति है इसकी ताकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए नवाचारों पर आधारित कई तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं और युवाओं के नवाचार को किस तरह से और ज्यादा महत्व दिया जा सके इस पर हमने बीते समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं। युवाओं को एक अलग अलग मंच मिल रहे हैं। ऐसे में ये जो युवा डायलॉग है कहीं ना कहीं विकसित भारत जो 2047 तक बनाने का सपना है उसको और दिशा देता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है कहीं ना कहीं न सिर्फ भविष्य के जो लीडर्स हैं यानी कि यूथ शक्ति है उनको एक दिशा देगा, बल्कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से फोकस रहा है, जो यूथ सेंट्रिक है, उन विषयों पर भी चर्चा करके एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करने का ये काम करेगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए पूरे देश से, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मध्य प्रदेश बिहार की बात करें, हर जगह से यूथ को सेलेक्ट किया गया है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और वो अपने देश को किस तरह से विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं और उसमें उनकी स्वयं की क्या सहभागिता होगी। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए भी है कि अलग अलग सेशन रखे गए हैं। इस सेशन में 2047 के अगर कॉन्सेप्ट की बात होगी तो वही बात होगी कि यूथ जो है, स्वामी विवेकानंद से बात करें तो युवा को प्रेरित, विवेकानंद जी ने हमेशा से युवाओं को प्रेरित किया, तो युवा किस तरह से विवेकानंद के पथ पर चलते हुए और
राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, उस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अलग अलग सेशन में इन सभी चर्चाओं को रखा जाएगा। अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं यूथ, और उनके बाद जब ये सारे सेशन 3 दिन तक खत्म हो गए, उसके बाद इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा सेलेक्टेड मुद्दों पे, और युवाओं को किस तरह से सेंटर में रख के सारी नीतियों को समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जाए आगे भविष्य में, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से एक विजन रहा है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को आगे आके अपनी भूमिका को तय करनी चाहिए। और अगर आपने देखा होगा कि हर मुद्दों पे युवा आगे आके अपनी बात को रखता है, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है यूथ को उसकी सही दिशा और निर्णायक नीतियों को आगे ले जाने के लिए। पहला बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र बता रहे थे कि किस तरह से युवाओं के माध्यम से विकसित राष्ट्र का जो संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे एक पथ प्रदर्शक के तौर पर ये डायलॉग साबित होता हुआ नजर आएगा। स्वामी विवेकानंद का जिक्र संवाददाता अमरेंद्र कर रहे थे, और हम सभी जानते हैं कि 12 जनवरी का दिन युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी खासे उत्सुक हैं युवाओं से संवाद करने के लिए। रुक करते अगली खबर का आपको बता दें कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में विकसित भारत विजन के तहत आम बजट का खाका तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक फ्यूचर रेडी बजट तैयार करना है। और इसी कड़ी में आज दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक होनी है, ताकि भारत के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिल सके। बात भारतीय रेलवे की करते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने नए साल की शुरुआत के साथ एक महत्वाकांक्षी और व्यवस्थित सुधार योजना की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में रेल भवन नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल 52 सप्ताह में 52 बड़े सुधार लागू किए जाएंगे। यानी कि हर सप्ताह एक ठोस, दिखाई देने वाला और प्रभावी बदलाव। ये पहल भारतीय रेलवे को और अधिक सुरक्षित, आधुनिक, कुशल और यात्री केंद्रित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रेल मंत्रालय का फोकस जिन 52 सुधारों पर है, उनमें से सबसे बड़ा सुधार है दुर्घटनाओं में 95% की कमी लाना, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तैनाती में निवेश करना, कवच सुरक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करना और यात्री केंद्रित सुधार पर रेल मंत्रालय का विशेष फोकस है। बिल्कुल, और मुख्य क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ट्रेनों के रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार करना मुख्य तौर पर इस पर केंद्रित रहेगा। विक्रेताओं की जवाबदेही को और भी मजबूत करना, स्टेशनों के पुनर्निर्माण और यात्रियों की सुविधा पर पूरी तरह से जोर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ट्रेनों और स्टेशनों पर स्वच्छता मानकों को और भी मजबूत बनाना है। साथ साथ वंदे भारत का विस्तार और परिवहन के अन्य विकल्पों में बदलाव पर भी विचार, और साथ साथ महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को किस प्रकार से प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह से रेलवे हर सप्ताह एक नया सुधार करने का लक्ष्य लेकर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि ओडिशा के कंधमाल में साइबर धोखाधड़ी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी कंधमाल रामेंद्र प्रसाद ने बताया है कि गिरोह अलग अलग लोगों के नाम पर बैंक खाते खोलकर साइबर अपराध में इस्तेमाल करने के लिए लोगों को देते थे। हमने ऐसे बैंक खाते खोलने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने बताया कि जिसमें एक बैंक कर्मचारी भी शामिल है। म्यूल बैंक अकाउंट्स का एक रैकेट चल रहा था, जिसमें अक्यूज लोग, फ्रॉडस्टर लोग फुलबानी के लोगों के नाम पे बैंक अकाउंट खोल रहे थे, और यही बैंक अकाउंट वो और साइबर क्रिमिनल्स को दे रहे थे जो अक्यूज थे। प्रदेश में हर तरफ से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, सब तरफ से जो साइबर फ्रॉड हो रहा था, इन सब में इन्वॉल्व थे ये म्यूल अकाउंट्स। तो ये म्यूल अकाउंट्स खोल कौन रहे थे? जो लोग खोल रहे थे, जो हमने पूछताछ में पाया कि जो लोग खोल रहे थे उनको हमने अरेस्ट किया है। और एक इनका जो मेन गैंग लीडर था, जो भुवनेश्वर में एक बैंक एम्प्लॉय था, बंधन बैंक का, इसको भी हमने अरेस्ट किया है।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं। और निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत क्या होगा? अब मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे संपर्क कर पाएंगे। ये सुविधा मतदाता सूची या फिर एसआईआर से संबंधित किसी भी जानकारी और सहायता के लिए अत्यंत उपयोगी है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ECINET पर लॉग इन करके मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। लॉगिन करने के बाद बुक ए कॉल विद बीएलओ विकल्प चुनने पर बीएलओ 48 घंटे के भीतर मतदाता से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने सभी मतदाताओं से सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी है और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी किया गया है। प्रगति की ये पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया प्रगति प्लेटफॉर्म देश की वर्षों से अटकी बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का बड़ा माध्यम बन रहा है। ओडिशा की खुर्दा बोलांगीर रेल परियोजना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खुर्दा बोलांगीर नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना। ये लाइन ओडिशा में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली एक रणनीतिक रेल कड़ी है। इस परियोजना को 1994 में मंजूरी मिली थी, लेकिन दशकों तक अलग अलग वजहों से ये परियोजना अधूरी रही। ये लाइन 301 किलोमीटर लंबी होगी। 5089 करोड़ रुपए की लागत वाली यह रेल लाइन पुरी, खुर्दा, नयागढ़, बौद्ध, सुबर्णपुर और बोलांगीर 6 जिलों से होकर गुजरती है और पश्चिमी ओडिशा को राजधानी भुवनेश्वर से जोड़ती है। इस परियोजना में देरी की मुख्य वजहें रहीं भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरी, बिजली और यूटिलिटी शिफ्टिंग और केंद्र राज्य विभागों के बीच समन्वय की कमी। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मंच पर इस परियोजना को समीक्षा के लिए लिया। 2020 में भी प्रगति में इसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा 2 बार मॉनिटरिंग ग्रुप और 8 बार कैबिनेट सेक्रेटरी भी इसकी समीक्षा कर चुके हैं, ताकि लंबित अड़चनों को समयबद्ध तरीके से सुलझाया जा सके, जिसका नतीजा ये रहा कि आज ये प्रोजेक्ट करीब 90% तक पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक इसके पूरी हो जाने की उम्मीद है। दरअसल प्रगति वो मंच है जहां प्रधानमंत्री खुद केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबित परियोजनाओं की सीधी समीक्षा करते हैं। फैसले मौके पर होते हैं और उनकी निगरानी लगातार की जाती है। इसमें पहला तो एक तो फंडिंग के इश्यूज से नहीं चली, जो कि करीब 2014 के बाद से वो इश्यूज हटे, और लैंड एक्विजिशन के, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के, एनवायरमेंटल इश्यूज के, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे जो इसमें लगे हुए थे। प्रगति के निर्देशों के बाद करीब 4900 एकड़ भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और फील्ड सर्वे जैसे मुद्दों पर जिला स्तर पर जवाबदेही तय की गई और अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना के पूरे होने पर ग्रामीण और कृषि प्रधान इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी और नए अवसर मिलेंगे।
ये जो बलांगीर खुर्दा रेलवे लाइन हो रहा है, ये हमारे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर हैं उन लोगों के लिए बहुत एक वरदान साबित होगा, क्योंकि हमारा ये बहुत अनुन्नत एरिया है। इस एरिया से भुवनेश्वर कैपिटल को हम रोज ये वेजिटेबल जो हम उगाते हैं वो भेज सकते हैं। जो बलांगीर से जो खुर्दा लाइन हो रहा है वो तो बहुत तक हो गया है। बलांगीर खुर्दा लाइन अगर चलने से हम लोगों को बहुत सुविधा होगा। नहीं चलने का दिक्कत बहुत आ रहा है, जैसे हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग में बहुत दिक्कत आ रहा है, रेट ज़्यादा लग रहा है, मोनोपोली कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले, बस वाले। ट्रेन में आएगा तो जेन्युइन भाड़ा दे के हम लोग गवर्नमेंट से माल ला पाएंगे। और हम लोगों का बलांगीर से तो बहुत तक हो गया कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति अटकी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का भरोसेमंद मॉडल बन चुका है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की। जी हाँ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके चयनित कंटेंट को डीडी न्यूज़ पर प्रसारित किया जाएगा। डीडी न्यूज़ पर क्रिएटर्स कॉर्नर नाम से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। क्रिएटर्स कॉर्नर का प्रसारण डीडी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लॉन्च के मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज़ के महानिदेशक ममता वर्मा सहित सूचना मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 प्रसार भारती के लिए बड़े सुधारों का वर्ष होगा। क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे? तो डीडी न्यूज़ लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज़ ने एक अभिनव प्रयोग की शुरुआत की है। देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स को प्रसार भारती के न्यूज चैनल डीडी न्यूज़ पर बड़ा मंच मिल गया है। क्रिएटर्स कॉर्नर के नाम से डीडी न्यूज़ पर नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रतिभाओं को अपना मौलिक कंटेंट साझा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी हर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए हमको इंस्पायर करते हैं। उसी कड़ी में आज क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च हुआ है। हम लोगों का करीब करीब टारगेट है क्रिएटर इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े। 1 करोड़ यूथ विल बी कनेक्टेड थ्रू क्रिएटर्स इकोनॉमी। खास बात यह है कि किसी भी कंटेंट से हुई आय कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साझा की जाएगी। प्राइम टाइम पर 7 बजे शाम को डीडी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार ये नया कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसका रिपीट टेलीकास्ट भी किया जाएगा। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो अपने मौलिक कंटेंट को डीडी न्यूज़ के जरिए देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लॉन्च द क्रिएटर कॉर्नर इन द डीडी प्लेटफॉर्म। सो दिस डीडी इज गिविंग ए प्लेटफॉर्म टू द content creators. Our Honorable Prime Minister is always encouraging these content creators. For that orange economy last year we saw that Waves Summit 2025 is a big summit was there. वेव्स सम्मेलन के जरिए पहले भी कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। वैश्विक स्तर पर 5000 करोड़ का व्यवसाय इसके जरिए हुआ है। क्रिएटर्स को नए बाजार मिले हैं। अब ये पहल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए देश भर में अपनी पहचान बनाने का बड़ा मौका बनेगी। We are going to add this as a very important module in all our channels, so that content creators from all over the country, various languages, regions, genres, find an opportunity to not just provide their content on their respective platforms and to their respective followers, but will also get an opportunity to put out their content on the public broadcaster. डीडी न्यूज़ की ये पहल अपने आप में अनोखी है। जाहिर है इससे देश के कंटेंट क्रिएटर्स को एक बड़ा मंच मिलने वाला है। न केवल दर्शकों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी, बल्कि डीडी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान भी बनेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आगे बढ़ेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तब भी नया सवेरा में आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। అలబో ఎండి వెండి చననన చనకలియా అలబో పారే వెండి చననన చనకలియా అలబో సంగే రందా చననన చనకలియా అలబో సంగే గాయా చననన చనకలియా పసర్ పండుంతే గమత్ ఝుమా చననన చనకలియా అలవరాట్ సంగే రందా చననన చనకలియా డోంగా చే డోంగి డోంగా చే డోంగి ఆనంద దారే ఏ దాదా రే డోంగా చే డోంగి ఆనంద దారే ఏ ढोल गलते गणस में तेरे बेला डिला कच मेटा कोटल बसर दस रावड़ा निकाय सोबत निल्ला ए गांगा लाट सगरी में हम पुरखा तो देवाय जंगल माटी डोंगरी हामी जीवन नथिया అలబో సంగే రందా చననన చనగలియా అలబో సంగే గాయా చననన చనగలియా బస్తర్ పండుం గర్భు చననన చనగలియా ఝుమా నటా గాయా చననన చనగలియా ఝుమా నటా గాయా చననన చనగలియా टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि देश के कई हिस्सों में इस समय शीतलहर जारी है। पहाड़ी राज्यों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक में शीतलहर का असर रहेगा। कई जगह तेज ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तो मौसम के बाद अब रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। जी हां, ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए हैं। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उमड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो रहा है और प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर आगजनी भी कर दी है। बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते पूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके कारण देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट गया है। 2 सप्ताह से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 14 सुरक्षाकर्मी और 48 प्रदर्शनकर्मी शामिल हैं। वहीं देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक टेलीविजन संबोधन में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर विदेशी विपक्षी समूहों और संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो भी बंद हो गई हैं। करीब 50 शहरों में भीड़ का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
खामनेई का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकेंगे। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। फोन लाइन पर संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, महंगाई को लेकर, तमाम सारे मुद्दों को लेकर वहां के जो जनता है वो सड़कों पर उमड़ आई है। प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन खामनेई झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे ईरान की सरकार के सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि जब से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जब से हमला किया है, उसके बाद से लगातार जो वहाँ के आंदोलनकारी हैं उनके हौसले बुलंद हुए। और इस बीच में जो अमेरिका की तरफ से जितने बयान आए हैं उनसे भी प्रदर्शनकारियों को जो विरोधी हैं वहाँ सरकार के विरोधी, उनको एक हौसला बना है। और इसकी वजह से तमाम कार्रवाइयों के बावजूद वहां प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, वहां विरोध लगातार जारी है। उस सत्ता लगातार कई सालों से बनी हुई है और निश्चित तौर पे उनका एक अमेरिका विरोध सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है जो सरकार है वहां की। और प्रदर्शनकारी किसी न किसी तरीके से अमेरिका से प्रोत्साहन पा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को मारा तो हम आप पर हमला करेंगे, तो इससे निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारियों को एक प्रोत्साहन मिला है और विरोध प्रदर्शन लगातार। अब ऐसी स्थिति में खामनेई की धमकी कितनी काम आती है यह देखना होगा, क्योंकि देखिए जब जनता सड़कों पर उतर जाती है तो बातचीत बहुत बड़ा रास्ता होता है। बातचीत प्रदर्शनकारियों से जितनी जल्दी वो बातचीत करे, बातचीत करके मसले का हल सुलझाए, जो रिफॉर्म जरूरत है ईरान को वो रिफॉर्म की तरफ जाए। अगर धमकी भरी भाषा अगर जनता एक बार सड़कों पर उतर जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के बड़ी स्थिति में जब लगातार स्थितियां जो है वो सरकार के खिलाफ हो और प्रदर्शनकारियों को अमेरिका जैसी ताकत, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के कई देशों ने भी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान दिए हैं, तो ईरान के लिए एक चुनौती का समय है, ईरान की सरकार के लिए। और ईरान की सरकार के जो मुखिया हैं और ईरान के जो लेकिन अखिलेश कई देशों में हम देख रहे हैं जेनजीज जो हैं वो आगे आ रहे हैं और जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं। ईरान में भी कुछ ऐसा ही है और ऐसे में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, उसकी सपोर्ट की बात कह रहा है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों का बल तो और बढ़ेगा ही। कहीं ना कहीं आयतुल्ला खामनेई को झुकना चाहिए, बातचीत को टेबल पर लाना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा था, लगातार यही होता है जब प्रदर्शन जब होने लगता है उस समय होता है क्या है कि सरकारें उसे दबाने की कोशिश करती है और बातचीत नहीं करती, उन्हें महत्व नहीं देती है और उसके बाद लगातार वो बढ़ता जाता है अगर उसको प्रोत्साहन मिले और खास करके अमेरिका जैसे देश का प्रोत्साहन मिले और यूरोपीय ब्लॉक्स के भी प्रोत्साहन उन्हें मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में संकट बढ़ा है खामनेई का और निश्चित तौर पे उन्हें लगातार बातचीत का ऑफर देना चाहिए। हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने बातचीत का ऑफर दिया था, बातचीत हुई नहीं और लगातार वो सड़कों पर आ रहे हैं और अपनी तरफ से ये कोई ऐसा ऑफर नहीं दे पा रही है वहाँ की सरकार, कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दे पा रही है, कोई लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों को बहाल करने की बात नहीं कर रही है और कैसे वो इस आर्थिक संकट की स्थिति को वो बिल्कुल सरकार अखिलेश, और ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे ये विरोध प्रदर्शन की जो ज्वाला है वो ठंडी पड़ेगी और आखिर कब ईरान में एक बार फिर शांति स्थापित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम हिंदुस्तान समाचार पत्र से इस खबर को उठा रहे हैं। दिल्ली के 56 इलाकों में बॉक्स पार्किंग की व्यवस्था शुरू हो रही है। हम जानते हैं कि जाम जो है एक बड़ा जो है संकट है। दिल्ली में अक्सर लोग जाम के से दो चार होते हैं और ऐसे में जब बॉक्स पार्किंग की जो ये सुविधा शुरू होगी इसमें कहीं ना कहीं जाम से निजात मिलती हुई नजर आएगी। राजधानी की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए और बेतरतीब पार्किंग से मुक्त करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर यह एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। और गुलाबी ठंड है और ऐसे में सर्दियों के मौसम में अगर पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, लेकिन जो यात्री भारी बर्फबारी से बचना चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ का रुख कर सकते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भोरमदेव मंदिर है, इसके साथ साथ पीठाघाट वॉच टावर है जहां पर मैकल की पहाड़ियां आपको हरी भरी देखने को मिलेंगी। तो यदि आप बर्फबारी से बचना चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ का रुख करिए।
एक और खबर जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, खास सेंसर से अब पौधों और इंसान की सेहत की निगरानी होगी। जी हाँ, अब मिट्टी और पौधों की सेहत की निगरानी के लिए एक विशेष पेंसिल और कागज यानी कि पेंसिल ऑन पेपर सेंसर के जरिए इसे किया जा सकेगा। इसके जरिए मिट्टी की नमी, पौधों की शुष्कता के साथ साथ इंसानों के सांस लेने के तरीकों की सेहत की भी निगरानी हो सकेगी। और अगली खबर है डायबिटीज से जुड़ी हुई। जी हां, डायबिटीज से लड़ाई में डांस किस तरह से साथ दे रहा है ये खबर बता रही है। सिर्फ 10 मिनट का हाई इंटेंसिटी डांस दिल की सेहत और मांसपेशियों की ताकत बढ़ा सकता है और इसके साथ साथ आपका तनाव भी कम कर सकता है। ये बात मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की 12 सप्ताह की पायलट स्टडी में सामने आई है। तो ये तो थी समाचार पत्रों से जुड़ी खबरें और अब जान लेते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो 20 जनवरी 2026 से क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों पर 1 साल के लिए 10% की सीमा लगाने का आह्वान करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर सत्ता से हटाने को चमत्कार बताया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और वेनेजुएला में $100 अरब का निवेश करने की इच्छा जताई। ब्रिटेन ने यूक्रेन में संभावित सैन्य तैनाती की तैयारियों के लिए $270 मिलियन आवंटित करने की घोषणा की है। ये घोषणा इस सप्ताह युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल में अपने सैनिकों को भेजने के वादे के बाद की गई है। 7 जनवरी को अमेरिकी आव्रजन एजेंट द्वारा 37 वर्षीय रेनी निकोल गुड की हत्या के बाद मिनियापोलिस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और आईसीई की निंदा की। ट्रंप प्रशासन ने गोलीबारी को आत्मरक्षा बताया, जबकि प्रदर्शनकारी इसे गलत मानते। चलिए आपको लिए चलते हैं खेल जगत में और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए खेल से जुड़ी खबरों की। महिला हॉकी इंडिया लीग के खिताबी मुकाबले में आज एसजी पाइपर्स और शाही बंगाल टाइगर्स आमने सामने होंगे। एसजी पाइपर्स ने तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि शाही बंगाल टाइगर्स ने दूसरा स्थान पक्का किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग में रोमांचक जीत के साथ आगाज किया। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गत विजेता मुंबई इंडियंस को अंतिम गेंद पर 3 विकेट से हराने में सफलता हासिल की। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादेन डिक्लर्क ने आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी 18 रन बनाए। डिक्लर्क ने 44 बॉल पर नाबाद 63 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यूपी वॉरियर्स नई कप्तान मेग लैनिंग पर बहुत अधिक निर्भर रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात जायंट्स 2 निराशाजनक सत्र के बाद पिछली बार प्लेऑफ में पहुंची थी और उसका मनोबल अब बढ़ा हुआ है। दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये इस सीजन का पहला मुकाबला होगा। टीम की कप्तानी जेमिमा रॉड्रिक्स कर रही हैं, वहीं हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस का ये दूसरा मैच होगा। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने टाटा स्टील शतरंज भारत टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीत लिया है। निहाल ने 9वें दौर में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के खिलाफ ड्रॉ खेलकर ओपन वर्ग का खिताब अपने नाम किया। इस नतीजे के साथ 21 वर्षीय निहाल 6.5 रन के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। जानते हैं अलग अलग राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं बीकानेर के उस उत्सव में जहां मरुधारा की अनूठी विरासत और लोक कला के रंग जीवंत हो उठते हैं। बिल्कुल, विरासत के इस जश्न और ढोल की थाप के साथ आप लीजिए आनंद। मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।